हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केबीएस पीआरटी एग्जाम्स के घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट टो सीरीज का, और उसमें हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। और इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 180 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसका हम पूरा का पूरा इसमें जो डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और फटाफट जो है जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। पहले पार्ट की बात करें तो इंग्लिश से क्वेश्चन आने हैं, और ये पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज के द्वारा जो है कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो उन क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, ठीक है। आप लोग पैसेज को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओपिनियंस ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन्स बिफोर द 18th सेंचुरी, ठीक है। यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओपिनियंस ऑफ द टाउन्समैन, यानी टाउन्समैन इनमें से कौन सा एक टाउन्समैन के बारे में ओपिनियन है अबाउट द माउंटेन बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के पहले जो माउंटेन उसके पहले। यानी कि अगर हम पठन यानी कि गद्यांश जब पढ़ेंगे तो उसके उपरांत आपको इसमें ज्ञात होगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्व जो नगर के व्यक्तियों के पहाड़ों के बारे में क्या अवधारणा है, ये इसमें बताना था। तो इसमें ओपिनियन की अगर हम बात करेंगे तो ये थी कि वह निर्जन वन प्रांत और जंगल असुरक्षित या जोखिम भरे स्थान होते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे वर वाइल्ड, यानी कि जोखिम भरे यानी वन प्रांत अथवा जंगल होते थे, और दे वर डेंजरस प्लेसेस, यानी कि जोखिम भरे स्थान। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। जब आप पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, बोथ ऑफ दीज, यानी कि ऊपर का दोनों पार्ट इसमें सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मेड लेक डिस्ट्रिक्ट अ पॉपुलर प्लेस फॉर हॉलीडे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें दिया गया चर्चा किसमें किया है, तो माउंटेन्स यानी कि पर्वत, और लैक्स मीन्स होता है झील, ठीक है। तो झील और पर्वतों के कारण ही इंग्लैंड का जो है लैक डिस्ट्रिक्ट यानी कि छुट्टी, यानी कि हॉलीडे मतलब छुट्टी इसमें होता है, और छुट्टियों के लिए जो है एक लोकप्रिय स्थान बन गया था, कौन, लैक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इसके अगर हम आंसर की बात करें तो माउंटेन्स और लैक्स, इसके कारण जो है ये हॉलीडे लैक डिस्ट्रिक्ट बन गया था एक स्थान। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ दी। हाउ इज माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब्ड, यानी कि पर्वत पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना, कैसे किस तरीके से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो पर्वतारोहण का वर्णन जो है पॉपुलर एवं अत्यंत आकर्षण रूप में किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलर और एनॉर्मसली जो है अट्रैक्टिव। तो करेक्ट आंसर बोथ ऑफ दिस इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। हाउ डज वन फील आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन, ठीक है। यानी कि पर्वतारोहण करने के बाद आप फील कैसे करते हैं। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो एक व्यक्ति पर्वतारोहण के पश्चात स्वयं को श्रेष्ठ एवं अप्रतिम एवं अद्वितीय महसूस करने लगता है। तो नोबेलर मिस होता है श्रेष्ठ, ठीक है। नोबेलर मिस श्रेष्ठ होता है, प्यूरर मिस होता है अद्वितीय। तो महसूस करने लगता है, तो इस तरीके से इसका भी आंसर सी पार्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ फेमिलियर, ठीक है। यहाँ पे फेमिलियर का एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द बताना है। तो फेमिलियर का हो जाएगा अनफेमिलियर, फेमिलियर मीन्स होता है घनिष्ठ मित्र, ठीक है, और अनफेमिलियर मीन्स होता है अपरिचित या फिर अनभिज्ञ या फिर असामान्य। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ इंसॉल्वेंट। तो देखिए दोनों क्वेश्चन जो है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी था और इस वाले में भी दे दिया है घटना वालों ने। तो इंसॉल्वेंट का एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है दिवालिया, इसको भी देख लीजिए। इसका एंटोनिम यानी विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा वेल्दी शब्द, यानी कि धनी शब्द। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द राइट ऑप्शन व्हिच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का हमें पर्यायवाची बताना है, तरीके से क्या हो जाएगा। तो इनवैल्यूएबल मीन्स होता है अमूल्य, इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा प्राइसलेस, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है, बहुमूल्य बेशकीमती। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हुए। डास्टर्ड मीन्स क्या होता है, डास्टर्ड मतलब क्या होता है, डास्टर्ड मीन्स होता है कायर, यानी डरपोक कह सकते हैं। इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कावर्ड हो जाएगा, कावर्ड मीन्स भी कायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही रूप से दिया गया। तो द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज डेड, ये जो है दिया गया है ये सही रूप से, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज डेड, ये सही रूप से करेक्ट रूप से है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब एंड का नियम है, जो एंड लगा हुआ है ना यहाँ पे, यही इसी का नियम। एंड के बाद एंड की अगर हम बात करेंगे इसमें तो यदि एंड से संयुक्त तो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का
प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे द पोएट एंड द नॉवलिस्ट, अब यहाँ पे द दो जगह लग गया तो यानी कि ये दो लोग हो गए, तो यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए द पोएट एंड नॉवलिस्ट, यानी कि एंड के बाद यहाँ पे द पोएट, द एक जगह लगा, नॉवलिस्ट के बाद, तो यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में वो पोएट भी है और नॉवलिस्ट भी है, बात हो रही है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए ये जो है बी पार्ट शुद्ध है। बाकी आर गलत है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे भी आर जो लिखा है ये भी गलत है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग, यानी कि श्रिल का हमें अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। श्रिल मीन्स क्या होता है ये बताना है। श्रिल मीन्स होता है तीक्ष्ण, ठीक है। श्रिल मीन्स क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा मफल्ड, जो कि बी पार्ट में दिया गया। मफल्ड मीन्स होता है आवाज़ को कम करना या फिर दबाना, ठीक है, ये इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से है, बताना है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो पूजनीय शब्द जो लिखा हुआ बी पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हुआ, आंसर लिखा बी पार्ट हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। सजावट का प्रत्यय क्या था, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगता है, और शब्द में मूल शब्द है सज, इसके बाद में जो आवट लगा हुआ है ये क्या है, प्रत्यय है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा आवट, ठीक है। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में देखा जाए तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि द्विगु समास का जो परिभाषा है वो है कि वो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची वहाँ द्विगु समास होता है। तो चौराहा में अगर देखेंगे तो चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार, यानी कि यहाँ पे चार जो है एक संख्यावाची हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से अगर देखा जाए तो सरोज, अरविंद, पंकज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन सलिल जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सलिल किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण का जो है संधि विच्छेद बताना है। निर्गुण का संधि विच्छेद जब करेंगे तो निह प्लस गुण आएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। जहाँ पे ये दो बिंदी आ जाए इसको विसर्ग कहते हैं, और ये जहाँ पर आ जाता है वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, इसको फटाफट करते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द की बात करेंगे तो कलश शब्द जो ए पार्ट में दिया गया है ये तत्सम है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये जो है शुद्ध रूप से लिखा हो। बाकी सौभाग्यवती गलत है, यहाँ पे सौभाग्यवती, यहाँ पे हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, कन्या की है इसलिए गलत हो जाएगा। और बाकी इसमें बी पार्ट करेक्ट है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। घुड़सवार शब्द जो है ये एक प्रकार का ये यौगिक शब्द है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दो शब्दों से मिला है, घुड़ प्लस सवार, ठीक है। अगला प्रश्न, अजायब घर कौन सा शब्द है। अजायब घर किस प्रकार का शब्द। अजायब घर एक संकर शब्द के अंतर्गत आता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अजायब मीन्स इसका अजायब घर का जो देखें तो इसको होगा विख्यात कर, तो अजायब प्लस घर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और अजायब जो शब्द है ये अरबी शब्द है, ठीक है। अजायब शब्द अरबी है और घर शब्द जो है ये हिंदी शब्द है। तो इस तरीके से दो शब्दों से जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो है बनते हैं शब्द, उन्हें यौगिक या अथवा संकर शब्द कहते हैं। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दुस्साहस में उपसर्ग बताना है। दुस्साहस में दुस उपसर्ग है, ठीक है। दुस उपसर्ग है जो कि ए पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है। अब कंप्यूटर जागरूकता से क्वेश्चन और करंट अफेयर से उसको देखेंगे। देखिए, भारत ने देश का पहला फ्लैक्स फ्यूल आधारित वाहन किस देश से आयात किया है। तो ये आयात किया गया है और ये इसका हुआ है सितंबर 2022 में, और ये ब्राज़ील से आयात किया गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाहन जो है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और बैटरी से चलने में सक्षम भी है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान इसमें है 150वां स्थान, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वहीं 2021 की अगर हम बात करेंगे तो 142वां था, ये 2021 में था। 2022 में 150वें स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर कौन है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो नॉर्वे का पहला स्थान आता है। अगला प्रश्न, हाल ही में फ़ोनपे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डाटा सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया है। तो ये किया गया है मुंबई में, महाराष्ट्र में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाए। कब हुआ है, अक्टूबर 2022 में। फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका बता दीजिए, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन जो हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है।
और ये 12वां संस्करण था। रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। 11वां संस्करण जो हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में फरवरी 2020 में हुआ था, ठीक है। एबल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो एबल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन, इन्हें जो है एबल पुरस्कार 2022 का सम्मान किया गया है। और एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वायुमंडल के प्रदूषण के कारण अम्ल वृष्टि किसके द्वारा होती है? ठीक है, अब गैस बताना है कौन सी गैस के द्वारा जो है अम्ल वृष्टि होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, और वो किस तरीके से मापता है? भूमध्य रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण, या फिर आध रेखांश के केवल पूर्व में, या फिर आध रेखांश के केवल पश्चिम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा आध रेखांश के केवल पूर्व देशांतर कोणीय दूरी को मापता है। आध रेखांश के पूर्व, केवल पूर्व में मापता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें से अगर देखा जाए तो विटामिन डी जो होता है एक प्रकार का ये हार्मोन के रूप में भी होता है। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे जो है प्रस्तावना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डूमा रूस से उसी तरह संबंधित है जिस तरीके से नेसेट से कौन सा देश संबंधित है? तो डूमा जो है रूस की सलाहकार या विधायी कार्यों की एक असेंबली है। उसी प्रकार नेसेट जो है इसका संबंध इजराइल से है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, और रीजनिंग के क्वेश्चन करिएगा, हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया? प्रथम निर्मित भारत का सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ये 1991 में निर्मित किया गया था और सीडेक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सीडेक किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न अगर हम देखें कंप्यूटर से संबंधित, तो यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, विस्तृत रूप क्या है, इसका बताना है। तो यूपीएस का विस्तृत रूप होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर कौन सा भंडारण उपकरण का अब अप्रचलित हुआ है, यानी कि अब जो है अप्रचलन में है, वो बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क एक पतला एवं लचीला 3.5 इंच व्यास का चुंबकीय संग्रहण माध्यम होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। और ये नए मेमोरी डिवाइसों के आविष्कार से इसका प्रयोग जो वर्तमान में अब घट या अप्रचलित हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है? तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को चलाने से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को व्यक्त करने वाला सामान्य पद होता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम उनसे मिलकर बना होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा इसका डी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? और तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो कंपाइलर जो है, कंपाइलर डी पार्ट में जो लिखा हुआ कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट युक्ति है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, और बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसके लक्ष्य में, तो एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण जो है योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं तथा सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। बहुत संभव कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। किसकी किसकी प्रतिक्रिया का परिणाम होगी? आनुवांशिकता और पर्यावरण का, या फिर वृद्धि और विकास, या फिर स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, या फिर अनुशासन और पौष्टिकता का। इसका क्या होगा जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण का जो है परिणाम होगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक होते हैं? गौड़ वाहक की अगर हम बात करें, गौड़ को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वाहक, ठीक है, सेकेंडरी, यानी कि इसको हम द्वितीयक वाहक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वाहक होते हैं या फिर द्वितीय वाहक कौन से होते हैं, इसमें से बताना है। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। सामाजिकरण के कौन गौड़ वाहक हो सकते हैं, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। विद्यालय और पास पड़ोस के लोग जो है गौड़ वाहक हो सकते हैं सामाजिकरण के, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, विद्यालय और पास पड़ोस के लोग, ठीक है। गौड़ सामाजिकरण के माध्यम से जो है बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है, और इसमें पास पड़ोस के लोग हो सकते हैं, खेल का मैदान हो सकता है, विद्यालय होता है, ठीक है। प्राथमिक सामाजिकरण में जो है मुख्य वाहक जो होता है वो परिवार तथा मित्र होता है। तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण होता है और व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना समझ से परे होता है। वाइगोस्की का मानना है कि केवल अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनकी दृष्टि में संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया हो जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसमें से क्या इसका राइट आंसर हो जाए? तो जब देखिए इसमें जो होता है कोई बालक कोई दूसरे व्यक्ति से नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही और गलत पक्ष के चिंतन के द्वारा निर्णय करता है, तो कोहेलबर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर के जो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अनुकूलन का वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का अनुकूलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो ये पाठ है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है ये आवश्यक होता है। अधिगम में सीखने के लिए जो है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना आवश्यक होता है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन ये गलत है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास ये भी गलत है, शिक्षक के माता पिता द्वारा पुनर्पण ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इन दो प्रक्रियाओं को हम जानते हैं समावेशन और समायोजन के रूप में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी प्रगतिशील कक्षा की अव्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। अधिगम में सीखना, तो अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या होता है, किसको प्रोत्साहित करता है या फिर हतोत्साहित करता है या फिर आवृत्ति को बढ़ावा देता है या फिर नियामक होता है। तो सक्रिय सहयोग और क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि पाठ के विकास में बच्चों का सहयोग लिया जाएगा जिससे कि वह क्रियाशील व खोजी प्रवृत्ति को सीखें। शिक्षक खोज को जो है प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बना सकता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो क्या सुझाता है? तो गार्डनर द्वारा 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। गार्डनर ने 8 प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया है और जिनमें शामिल है अगर देखा जाए तो भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है, सांगीतिक बुद्धि है, अंतःपारस्परिक बुद्धि है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, नैसर्गिक बुद्धि है और प्राकृतिक बुद्धि। इतने 8 प्रकार के बुद्धि आते हैं। तो शिक्षक को विषय वस्तु के वैकल्पिक विधियों से पढ़ाते समय बहुबुद्धि सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? तो वो सुझाता है कि शिक्षक को विषय वस्तु के वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कथन सही की अगर हम बात करें तो इसमें बी पार्ट सही है। जेएन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो इस तरीके से दोनों मनोवैज्ञानिक है, दोनों की अलग अलग इसका व्याख्यात रूप देगा। तो करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिंग है। लिंग क्या है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे, जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना है और बाकी कुछ नहीं। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसमें से कौन सा तथ्य गलत है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, ये सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो ये इस पर डाउट है, तो ये ही गलत है। चौथा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, तो यह सही है। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं होता, जो कि इसमें लिखा है कि शोधन है, जो कि ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण अत्यधिक प्रभावित करता है। दोनों मिलकर ही व्यक्ति के विकास के मार्ग की पुष्टि करते हैं और व्यक्ति जो कुछ सोचता है अथवा अनुभव करता है अथवा करता है अथवा फिर वो उसके वंशानुक्रम अथवा तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहचर्य के नियम क्या होते हैं। साहचर्य के नियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। समानता का नियम भी होता है, वैषम्य का नियम, समीपता का, तीनों नियम होता है, तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही जो है सीखना होता है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो अपने आप के प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की बुद्धि के आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वातावरण। ठीक है, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता की विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना आवश्यक है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम कहते हैं केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात तो बी पार्ट हो जाएगा। वो हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं। ये जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं होता है। बाकी वो चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ये सही है। वह कार्य समय आनंद अनुभव करते हैं, ये भी सही है। वह कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये कथन जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो होता है वो बालक होता है, बालक का केंद्रित के अनुसार होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में होती है। तो ये निगमनात्मक प्रक्रिया में होता है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है वो है सामूहिकता की भावना। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता जो होती है वो प्रतिकूल व्यवहारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन होता है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है ऊपर सभी। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो 140 से अधिक अगर उसका आईक्यू लेवल है तो उसको हम प्रतिभाशाली श्रेणी में रखते हैं, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो 140 से इससे अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 140 के बीच में होते हैं उन्हें अति श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाता है। 110 से 120 के बीच में उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि, और 90 से 109 के बीच में इन्हें कहते हैं सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे 80 तक यानी कि 80 से 89 तक इनको मंद बुद्धि के रूप में आता है। इसके बाद 70 से 79 तक ये क्षीण बुद्धि में आते हैं। और अगर हम बात करें मूर्ख बुद्धि की तो ये 60 से 69 के बीच आता है। ठीक है, इसके बाद जड़ बुद्धि जो होता है या जड़ बुद्धि जो होता है वो होता है 20 या इससे कम। मंद बुद्धि जो होता है ये 80-89 के मध्य होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसमें
ठीक है। अगर हम इसमें बात करें सामान्य बुद्धि, तो सीमांत मध्य सामान्य बुद्धि जो होता है 90 से 109 के मध्य होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्ति, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। अब इसमें एक कथन किसके द्वारा किया गया? तो सृजनशीलता मौलिक परिमाणों को व्यक्त करने, परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उक्त कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर हम बात करेंगे तो ये थॉर्नडाइक हैं। इसके आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया था। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया जो होती है एक प्रमुख विशेषता है पठार है, और इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए इसमें से अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? तो उसे दंडित करना चाहिए, गलत है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व उसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता क्या अर्थ क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ये दोनों उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ए व बी दोनों। ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये थोड़ा मैथ से है। मध्यिका बताना है। इसमें 7 छात्रों के जो है अंक दिए गए हैं, इसकी मध्यिका क्या होगी? तो देखिए, मध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, अगर हम देखें तो इसका निकालेंगे जो है आंकड़ों की संख्या आरोही क्रम में, इसको पहले हम लिखेंगे। ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो यानी कि बढ़ते तो सबसे पहले 23 आएगा, इसके बाद 36, फिर 38, फिर 40 है, फिर इसमें 50, फिर इसके बाद 51, इसके बाद 54 आता है। ठीक है। इस तरीके से ये आरोही क्रम में हो गया। अब मध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद। ठीक है। ये मध्यिका n जहाँ होता है यहाँ आंकड़ों की संख्या टोटल, तो टोटल है 7, 7 + 1/2, 7 × 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4वां पद, चौथा पद जो होगा इसकी मध्यिका होगा। तो यहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, चौथा पद 40 आता है, तो 40 इसकी क्या हो जाएगी? मध्यिका हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मध्यिका निकालते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि का संबंध किससे है? रुचि का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, अवधान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय या अन्य परिस्थितियों का उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात तो उसको कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है वो अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट जो उत्तेजना से है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो वुडवर्थ का होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ए पार्ट जो उद्दीपन की स्थिति जो होती है या आंतरिक दशा नहीं होती। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट है। संवेग की उत्पत्ति होती है किससे होती है? संवेग की उत्पत्ति जो होती है ये मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो अभिप्रेरणा के लिए जो है आवश्यकता भी प्रयोग करते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक को, तो इसमें से अगर देखा जाए तो शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, सही है। शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, भी सही है। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी पार्ट हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा जो है चिंतन की किसने दिया था? तो यह परिभाषा दिया गया था रॉस के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कल्पना के विकास के लिए क्या होना चाहिए? तो कल्पना के विकास के लिए अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट जो उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पृथक शिक्षा को जो है परिभाषित करता है? तो इसमें से अगर देखा जाए पृथक शिक्षा को परिभाषित, तो विकलांग छात्रों को पूरी तरह से अलग कक्षा में पढ़ाना, ये एक तरीके से पृथक शिक्षा को परिभाषित करता है। ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रौढ़ शिक्षा नहीं लेता?
प्रौढ़ शिक्षा इसमें से कौन नहीं लेता, तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्कूल जाते हुए बच्चे ये जो होते हैं प्रौढ़ शिक्षा को नहीं लेते, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्थानीय संग्रहालय से राष्ट्रीय आंदोलन, पेंटिंग और तस्वीरों के तहत जो भाव व्यक्त होता है वो किस समय की भाव को व्यक्त किया जाता है, तो ये स्थानीय परंपराओं के भाव व्यक्त होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देशभक्ति की भावनाओं के विकास का उद्देश्य किसका होता है, देशभक्ति की भावनाओं के विकास का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय का होता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। घरों से आने वाले बच्चों में जहां अच्छे मनोबल पैटर्न हावी होते हैं, सबसे संतोषजनक रूप से उनसे संबंधित है, क्या संबंधित है, तो सबसे संतोषजनक उनसे माता पिता संबंधित होते हैं, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 1, 2 और 3 के दौरान बच्चे किताबें पढ़ने, कहानियों को सुनने और प्रतीकात्मक अनुभव से सीख सकते हैं। हालांकि जो पढ़ते हैं उनकी समझ संबंधित करने की उनकी क्षमता पर आधारित है, और वो किस तरीके से आधारित है, तो ये हो जाएगा लिखित शब्द उनके अपने अनुभव पर आधारित होता है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा से परिचित कराने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो वो होता है प्राथमिक विद्यालय वर्ष होता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और क्रिया के विकास के लिए केंद्रीय नींव या मूल्य विद्यार्थियों में क्या अनुभवजन्य है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो प्रकृति अनुभवजन्य होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में एक विधि के रूप में खोजपूर्ण सर्वेक्षण का उपयोग करना शिक्षार्थियों में उठाता है, क्या उठाता है, तो जांच निपुणता की विधि को उठाता है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वह एक गैर अंतिम चैनल जो अतिरिक्त पाठचर्या के कार्यान्वयन के विज्ञान पाठचर्या को प्रोत्साहित करने के लिए जो है करता है, वो क्या होता है, तो वो होता है परियोजना प्रदर्शनी, ठीक है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में लिंग पूर्वाग्रह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विज्ञान शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयास का उदाहरण है इनमें से, तो इसमें से जो है लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, ये जो है इसका उदाहरण बनता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। बोलने और करने की गतिविधियां प्रयोग के लिए प्रकार होती हैं, किस की प्रकार होती हैं, तो वो होती हैं व्यवहारिक ज्ञान, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे साथ में खेलना पसंद करते हैं, और किस तरीके से खेलना पसंद करते हैं, तो वो 5 से 8 बच्चों के समूह में खेलना पसंद करते हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे द्वारा पहचाना गया है कि स्कूल पूर्व बच्चों के बीच स्कूल की तैयारी दक्षताओं से संबंधित एक प्रमुख चिंता है, तो इसमें हमें बताना है कि किसकी दक्षताओं से, तो अगर हम आंसर की बात करें तो ये संज्ञानात्मक डोमेन में तत्परता दक्षताओं से पहचाना गया है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 1921 से लेकर 47 अवधि के दौरान शैक्षिक संस्थानों में शामिल होने वाली लड़कियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो राजनीतिक जागरूकता का मुख्य कारण था, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में फिल्म क्लिप देखने के बाद तो छात्र सीखने को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो वो होता है परियोजना कार्य, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि स्कूल के काम से संबंधित होने में असमर्थ होने का अनुभव दोहराया जाता है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो इसका परिणाम की बात करें तो गंदी आदत या बुरी आदत के अंतर्गत आता है। यदि स्कूल के काम से संबंधित होने में असमर्थ होने का अनुभव दोहराते हैं, तो उसका परिणाम हो सकता है गंदी आदत या बुरी आदत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच की घटनाएं उन कार्यों में तब्दील हो जाती हैं जिन्हें किया जा सकता है, जबकि वर्णन में घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो जबानी या मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा में शिक्षार्थी अकेले या समूह में काम करता है, और ये किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो ये जो है वेब अनुसंधान के द्वारा निर्देशित होता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ऑडियो विजुअल माध्यम का उपयोग करने वाले देश के लिए इंटरैक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, और वो कौन सी है, तो वो है DTH, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब विषय संबंधित विषय हिंदी की बात करेंगे, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वर ध्वनि, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्वर ध्वनि, ठीक है। और अगर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से अगर हम प्रेम शब्द की बात करेंगे तो ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का जो है ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होता है ज्ञानवान, जो कि बी पार्ट में दिया गया है।
हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं तथा हम उत्तम पुरुष सर्वनाम भी होता है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उन्नत शब्द की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस प्रकार का ये विशेषण है, ठीक है, उन्नत शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, विशेष से होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में ये किस प्रकार की क्रिया है? तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना क्रिया के साथ कर्म, यानी कि पुस्तक की संभावना यहाँ पे है। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ पर कर्म हो और जिसके साथ जो है कर्म की संभावना भी हो। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे कारक की, तो देखिए इस वाक्य में जो दशरथ पद जो है, दशरथ है, ये जो है सबसे कम कारक जो है बनने में सबसे कम योग्यता रखता है। यह राम के सापेक्ष जो है संबंध कारक होता है, जिसका मतलब संबंध कारक है जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण जो है संस्कृत में संबंध कारक की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो राम जो है कर्ता है और कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं है। तो आंसर इसका दशरथ हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे तो देखिए, मैंने वही सामान रखा होगा, ये जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक। संदिग्ध भूतकाल के वाक्य में जो होता है ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य का पूरा हुआ था या नहीं। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट। इनमें से ईख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, ईख के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो रस, दंड, पैड़ी, ठीक है, और गन्ना, रसद, रसाल, ये सब होते हैं, रसद, रसाल, पैड़ी। लेकिन साखी जो है ये ईख का पर्यायवाची नहीं होता। साखी जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है, तो ये भी याद रखिएगा। उदयाचल का विलोम क्या है? उदयाचल का विलोम अस्ताचल होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या है? दोपहर के बाद के लिए समय का प्रयोग करते हैं अपराह्न, ठीक है, अपराह्न। तो अपराह्न इसका हो जाएगा आंसर सी पार्ट। और दोपहर का समय जो होता है वो मध्याह्न होता है। पूर्वाह्न जो होता है वो दोपहर के पहले का समय होता है। गोधूल जो होती है रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसको गोधूल बेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आंख फेरना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख फेरना मुहावरे का अर्थ होता है पहले जैसा प्रेम न रखना। क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताना, अत्यंत शब्द में उपसर्ग जो है अति लगा है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो नर प्लस ईस होता है, नर प्लस ईस, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि है? तो गुण स्वर संधि है, ठीक है। कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि है, याद रखिएगा। तुलसी कृत में कौन सा समास? तुलसी कृत में समास की अगर हम बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी पार्ट इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दिए गए में शुद्ध वाक्य जो है उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ये शुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो अगर हम देखें तो प्रमाणिक जो दिया गया है ये अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। तो प्रमाणिक क्या हो जाएगा? इसका जो हम सही रूप से लिखेंगे तो प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, जो कि यहाँ पे पाप पे रा का मात्रा, पाप पे बड़ा का मात्रा होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसलिए अशुद्ध है, ठीक है। पाहुना का पर्यायवाची बताना है। पाहुना का पर्यायवाची होता है आगंतुक, जो कि इसमें दिया गया है सी पार्ट में, ठीक है। आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत, अतिथि, ये सब पर्यायवाची हैं पाहुना के। आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। कृषक जो है ये किसान का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथी का विलोम क्या है? रथी का विलोम पूछा गया, रथी का विलोम विरथी होगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश से के पोर्शन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें तो व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी एडजेक्टिव बताना है। दीज मैंगोज आर राइप, यहाँ पे किस प्रकार का एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है? तो दीज जो अगर हम बात करें, दीज जो लिखा हुआ ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी संकेतवाचक विशेषण है। और इस प्रकार के एडजेक्टिव के पश्चात नाउन का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे प्लूरल नाउन मैंगोज का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इंसिस्टेड सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्या भरा जाएगा?
तो इसमें अगर देखा जाए तो इंसिस्टेड के पश्चात प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है हमेशा, तो यहाँ पे ऑन भरा जाएगा जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑन। वी विल डेफिनेटली विन द मैच डैश दिस टाइम बिकॉज आवर टीम डैश हैज़ प्रिपेयर वेल। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि की गई है। तो त्रुटि की अगर हम बात करें तो हैज़ प्रिपेयर वेल जो है ये गलत रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके स्थान पर अगर देखा जाए तो हैज़ प्रिपेयर्ड वेल होना चाहिए, ना कि प्रिपेयर वेल। यहाँ पे थर्ड पाम इसका लगना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो गलती यहाँ पे बी पार्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश इट बिगन टू रेन हैवीली। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। अब नो सूनर के साथ क्या हमेशा प्रयोग करते हैं, तो नो सूनर से प्रारंभ होने वाले वाक्य के साथ कंजंक्शन जो लगता है वो दैन का प्रयोग किया जाता है हमेशा, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट फेमिनिन ऑफ द राम, राम का फेमिनिन बताना, तो राम जो है नाउन है, रैम राम, इसका इस रैम का अर्थ होता है भेड़, ठीक है। ये एक प्रकार का नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा ईव, ईव जो कि हमें दिया गया सी पार्ट में। ईव मीन्स होता है भेड़ी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये राम राम सीता वाला राम मत जान लीजिएगा। चलिए, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भरना है फिर, इज द बेस्ट स्टोरी, योर इज द बेस्ट स्टोरी। यहाँ पे किस प्रकार का योर्स लगेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो है पजेसिव प्रोनाउन है योर्स, ठीक है। योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और ये एक तरीके से नाउन के पहले नहीं होता इसका प्रयोग, अर्थात योर्स जो है ये प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से योर्स का प्रयोग उचित हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, इसका इनडायरेक्ट में बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें एक आज्ञा, विनय और प्रार्थना का भाव जब प्रकट होता है तो उन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है उसके स्थान पर जो है हम क्या लिख देते हैं, एडवाइस लिख देते हैं। तो पहली बात यहाँ पे सेड लिखा है तो गलत, आर्ट लिखा है तो गलत, एडवाइस है और ये आर्डर लिखा है भी गलत, तो आपका आंसर इसमें होगा सी पार्ट, ठीक है। रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है किस प्रकार का वाक्य है, अगर आज्ञा, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है वाक्य में तो सीधा आप सेड की जगह पे जो है एडवाइज लिख देंगे और इसके बाद कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑप्शन में देखिएगा जिस ऑप्शन में एडवाइज लिखा हो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हर मदर टू अपॉन हिज दिस ओकेजन फेल्ट प्लीजिंग डिस्ट्रेस, इसका हमें बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच यानी कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है, ये बताना है, ठीक है। अब इसमें अलंकार की बात करेंगे तो इसमें विरोधाभास अलंकार प्रयोग किया गया, ऑक्सीमोरॉन जिसको कहते हैं, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इस अलंकार में दो विपरीत गुण एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो प्लीजिंग और डिस्ट्रेस दोनों एक साथ प्रयोग किया गया है, जो कि ये विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, अपोजिट बताना है। फ्रेलिटी का हमें अपोजिट मीनिंग बताना। फ्रेलिटी मीन्स होता है भंगुर, ठीक है। फ्रेलिटी का अर्थ क्या होता है, भंगुर। इसका अपोजिट यानी कि उल्टा बताना है, यानी कि विलोम बताना है। इसका विलोम हो जाएगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसका विलोम हो जाएगा जिसका अर्थ होता है ताकत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायडेक्टिक पोएट्री मीन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब पोएट्री व्हिच टीच, ठीक है, पोएट्री व्हिच टीच। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर मुन्नी और चुन्नी लॉस्ट हर पेन, यहाँ पे इधर लगा तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो रिक्त स्थान में देखा जाएगा तो सिंगुलर वर्ब भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इधर लगा मुन्नी और चुन्नी यानी कि एक की बात करें तो यहाँ पे जो है हैज का प्रयोग किया जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम। फीड का हमें बताना है, एंटोनिम बताना है यानी कि विलोम बताना है। फीड मीन्स होता है भोजन, फीड मीन्स भोजन होता है, और इसका जो है नाउन एडजेक्टिव खाना खिलाना होता है, वर्ब होता है भोजन देना या पालना या भड़काना। तो इसका भी प्रार्थक शब्द देखेंगे तो स्टार्व हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। इसका मतलब होता है भूखों मरना या भूखा मरना या फिर छीनना। तो आंसर इसका डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इफ़ यू लूज योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री इट विल इफेक्ट यू
बैडली, यहाँ पे जो है कौन किस मतलब इसमें रॉन्गली किस प्रकार का यूज किया गया है बताना, यानी गलत तरीके से कौन प्रयोग किया। तो वाक्य में अगर शब्द देखते हैं इफेक्ट, इफेक्ट जो शब्द है नाउन का प्रयोग ये अशुद्ध रूप से किया गया, यानी कि ये गलत तरीके से किया गया, तो आपका आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउन इफेक्ट के स्थान पर वर्ब अफेक्ट का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है इफेक्ट किया गया, इसलिए गलत हो जाएगा करेक्ट आंसर। पोइट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस होता है पोइट्री टीचिंग, यानी कि पोइट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ जॉय। ठीक है, तो आंसर इसका कविता पढ़ाना जो होता है एक प्रोसेस, तो जॉय का प्रोसेस होता है, तो आंसर इसका ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, दो प्रोडक्टिव स्किल इनमें से कौन कौन से हैं, तो स्पीकिंग और राइटिंग, ये दो प्रोडक्टिव स्किल हैं। ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक्टिव स्किल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक जो होता है किसका स्टडी होता है, तो ह्यूमन लैंग्वेज का होता है, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट ह्यूमन लैंग्वेज। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ डिफ़िकल्टीज इन, डिसलेक्सिया जो अगर किसी को होता है यानी मानसिक विकार होता है, तो ये जो है जो शुद्ध स्पष्ट उच्चारण करने में कठिनाई होता है उन्हें डिसलेक्सिया कहा जाता है, यानी कि स्पीकिंग हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट। द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज, मतलब रैपिड रीडिंग का जो है पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो रैपिड रीडिंग का अर्थ होता है किसी स्टैंजा या पैराग्राफ को त्वरित गति से पढ़ना, तीव्र यानी तेजी से करना। इसका प्रयोग शैक्षिक कौशल में किसी विशिष्ट विषय को विस्तार से समझाने हेतु आवश्यक होता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, रैपिड रीडिंग में स्टैंडर्ड जो है रीडिंग, स्टैंडर्ड रीडिंग, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एरर ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस, आई कैन लर्न पोएम मोर इजीली दैन स्पीचेज, इसमें कहाँ पे गलती की गई है, तो गलती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोर इजी के स्थान पर यहाँ पे जो है मोर इजी के स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव ईजियर का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, ईजियर का प्रयोग ईजियर का प्रयोग जो है यहाँ पर करना चाहिए था, तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पे गलती किया गया मोर इजी के पास, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में बताना है, तो अगर हम देखें तो बॉयज़ कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, ये एक एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और शेष वाक्य जो है पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं। तो ये था इंग्लिश का। अब हम देखते हैं इसमें मैथ का क्वेश्चन देखिएगा, इसका पीडीएफ देंगे आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। हम इसमें देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं तो दिया गया है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या होता है, तो देखिए किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना 3 मूलभूत संगठकों से होती है। पहला है ऊर्जा संगठक, दूसरा है जैविक संगठक, तीसरा है अजैविक संगठक। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसका आधारभूत हमें जो है बताना है तत्व, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ऊर्जा प्रवाह होता है, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गाँव किसका प्रतिरूप में आएगा, किस प्रतिरूप में आएगा, तो किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव जो होता है निहारकीय के प्रतिरूप में आएगा, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जेली बनाने है तो निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक है, तो जेली बनाने के लिए अमरूद फल इनमें से सर्वाधिक उचित उपयुक्त है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्यों, ये बताना। कार्बनिक खाद जो होता है हमारे लिए बेहतर क्यों माने जाते हैं, तो कार्बनिक खाद हमारे लिए क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर टी पार्ट करेक्ट। भू परिस्थितीय तंत्र में जो है निम्नलिखित में से ऊर्जा का क्या महत्व होता है, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है सूर्य, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो इनमें से अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नीम, नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। ठीक है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, इंसुलिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है इसमें से, तो दही निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस जो एक सूक्ष्मजीवी है ये उत्तरदायी होता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव क्या होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव इनमें से पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल कौन सा है, तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, आंसर डी पार्ट करेक्ट है।
निरीक्षण विधि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होती? निरीक्षण विधि की विशेषता की बात करें तो ये एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में तो ये विधि नहीं होती। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो इसमें अगर देखा जाए तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, ये तीनों प्रकार का होता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र क्या होता है? तो वर्षा जल संग्रहण का जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें, ये वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है। ठीक है, शरीर वर्धक भोजन होता है किस प्रकार के युक्त का? तो प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है शरीर वर्धक भोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल उत्पादक पौधा है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए सूरजमुखी जो है वो तेल उत्पादक पौधा है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व तो दूध में नहीं होता इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है, नींबू उम्बू में खासकर, तो ये दूध में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी के कितने भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से आंसर हो जाएगा 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है, जिसमें से 97% जल जो है खारा पानी है, बाकी शुद्ध पानी पीने वाला जो है वो मात्र 3% है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत की किस मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा सी पार्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो नलकूप है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कशन किया वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और साथ ही में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, फीडबैक कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।